हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है एलसी ऑसिलेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए एलसी ऑसिलेशन होता क्या है कि जिस तरह से हम ऑसिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पीरियोडिक मोशन हम ऑसिलेशन ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी से कुछ रिलेटेड है, लेकिन इस पर इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, चाहे वो करंट का हो रहा है कि करंट अपनी साइकिल में रिपीट हो रही है। ठीक है, इस तरह से हम ऑसिलेशन बोलते हैं कि जैसे हम घड़ी का पेंडुलम देखते हैं वो इस तरह से ऑसिलेट करता है। ठीक है, उसी को हम ऑसिलेशन बोल रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन देखिए, एलसी ऑसिलेशन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन प्रोड्यूस बाय द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जब भी एनर्जीज का एक्सचेंज होता है बिटवीन ए कैपेसिटर विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इंडक्टर विच स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी आर कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। कि जब भी आपका, समझिए इस लाइन को, कि जब भी आपका इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाए, किसके कारण? कि कैपेसिटर की एनर्जी तो आपकी बदल जाए इंडक्टर की एनर्जी में, और इंडक्टर की एनर्जी बदलती रहे कैपेसिटर एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरीके की इसके कारण क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाता है। कैपेसिटर जो होता है वो जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करता है, और जो आपका इंडक्टर होता है वो जो एनर्जी स्टोर करता है वो मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। ये बात हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है, जब हमने कैपेसिटर और इंडक्टर पढ़ा था। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं बेटा पुरानी वीडियोस जरूर देखा करें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें, तब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन प्रोड्यूस किसके कारण प्रोड्यूस होता है? कि जब कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होती है? मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किसकी? इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इनमें आपस में चेंज होती रहती है, एक्सचेंज होती रहती है एनर्जी। तो इस तरीके, इसके कारण क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन बन जाता है कि करंट क्या होती है? रिपीट करने लग जाती है अपनी ही साइकिल में। इसे हम क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन। कभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से। देखिए इस तरह से होता किस तरह से। तो हम सबसे पहले बात समझते हैं, टैंक नाम से आता है आपके, कि टैंक सर्किट किसे बोलते हैं? कि जब आपका इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के साथ में पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो इस सर्किट को क्या बोलते हैं? टैंक सर्किट। अब देखिए जब आपने इसको कनेक्ट किया, स्टूडेंट समझिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, तो आपको पता है कैपेसिटर जो होता है वो स्टार्टिंग में चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ही हमने, मान लीजिए इस पे 4 चार्ज है, समझने के लिए हमने 4 बना दिए, ठीक है, इसके ऊपर 4 चार्जेस है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने करंट इसको जोड़ा, इस इंडक्टर के साथ में जोड़ा, तो टी इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो जब हमने टी इक्वल्स टू 0 बोला, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बोल लीजिए आप टी इक्वल्स टू 0, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो करंट, जैसे ही हमने इसको जोड़ा उस कंडीशन में, तब तो करंट नहीं बनेगी एकदम से, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हमने मान लिया जो यहाँ पे करंट है वो क्या है? 0। जैसे ही हमने इसको जोड़ा है, टी इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहा हूँ, जब जोड़ने वाला हूँ बस जस्ट, तो आई इक्वल्स टू क्या है उस कंडीशन में? 0। लेकिन जब मैंने इसे जोड़ के रखा, तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव की तरफ, मतलब आपको न्यूट्रल करेंगे एक दूसरे को। तो आपको पता है यहाँ से जो करंट फ्लो होने लग जाएगी, और करंट फ्लो होने लग जाएगी, मान लीजिए सेकंड स्टेप की जब हम बात करते हैं कि अब यहाँ से क्या होने लगे स्टूडेंट्स? करंट फ्लो। तो करंट फ्लो होने लगे मतलब चार्जेस फ्लो होने लग गए। तो चार्जेस फ्लो यहाँ पे अब कितने हैं? पॉजिटिव। यहाँ से अब नेगेटिव, देखिए ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अब यहाँ पे क्या होने लगे? करंट फ्लो होने लग गई। करंट क्या होने लगे स्टूडेंट्स? फ्लो होने लग गई। तो करंट फ्लो होने लगी, मान लीजिए हमने ले लिया आई, तो करंट जब फ्लो होने लगी तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगा? ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इंडक्टर की प्रॉपर्टी, जब भी किसी कॉइल में से करंट पास होती है तो क्या बनाने लग जाता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लग जाता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे करंट फ्लो होने लगी, जैसे उस सर्किट में सब करंट फ्लो होने लगी, तो यहाँ से चार्जेस कम हुए और यहाँ पे क्या होने लग गया? मैग्नेटिक फील्ड बनने लग गया। बात समझ में आई? अब धीरे धीरे, अब इसमें से तो चार्जेस जा रहे हैं, और ये वाला जो बॉक्स है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि चार्जेस जा रहे हैं, पॉजिटिव के पास नेगेटिव मिल रहे हैं, और क्या होने लग गया? न्यूट्रलाइज होने लग गया। तो धीरे धीरे जब ये न्यूट्रलाइज होने लगेगा, तो मान लिया हमने एक कंडीशन मान ली, जब ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया तो यहाँ पे तो चार्जेस बचे ही नहीं, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होने लग गई वो हो गई उस टाइम मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी सबसे ज्यादा बनेगा। और सारी की सारी आपकी जो कैपेसिटर की एनर्जी थी, कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो गई? सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई आपकी स्टूडेंट्स, सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी में। मतलब आप यहाँ पे अब फील्ड लाइंस क्या हो गई? बहुत ज्यादा, 4 मैंने 4 बना दी। यहाँ पे थोड़ा सा डेंस कर दिया मैंने, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि सारी की सारी अब जो एनर्जी है किसके पास है? इंडक्टर के पास है। बात समझ में? अच्छा, हम सभी ने पढ़ा इंडक्टर का एक नेचर होता है, और मैंने आपको समझाया भी था क्या होता है, कि वो क्या करता है, अपने ही जिस रीजन से उसमें EMF प्रोड्यूस हुआ उसी का अपोज करता है। यहाँ पे इसमें करंट आई और इसके कारण करंट आ गई, अब इसके पास कैपेसिटर के पास करंट
कम हो गई, करंट कुछ बची ही नहीं, तो ये क्या करता है कि नहीं कोई बात नहीं, अब आपके पास करंट जिसके कारण इसमें आया है उसी का क्या करने लग जाएगा, अपोज, मतलब अब इसी को क्या करने लग जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा उल्टी डायरेक्शन में, इंडक्टर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है और ये क्या करता है, अपने ही जिस कारण इंड्यूस ईएमएफ बना उसी का अपोज करता है, तो आपके पास करंट कहाँ फ्लो होने लग जाएगी, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगी। उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगी तो बेटा अब यहाँ पे जो चार्जेस आएंगे ना वो इसके अपोजिट गेन करने लग जाएंगे, तो ऊपर तो आने लग जाएगा माइनस, यहाँ पे आने लग जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब करंट कहाँ पे जा रही है, अब करंट कहाँ जा रही है, इंडक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, अपने ही जिस कारण से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो उसका अपोज करता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने कम बना दी। ठीक है, और अब की बात करंट कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है, और धीरे धीरे क्या करेगा कि एक पूरा धीरे धीरे सारी की सारी एनर्जी को कहाँ पे दे देगा, अपनी सारी की सारी एनर्जी को ये धीरे धीरे यहाँ पे ही दे देगा, और खुद यहाँ पे जो करंट फ्लो होना है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, दोबारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर दोबारा फुली चार्ज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे करंट दोबारा क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगी। तो बात समझ में, ये वाली कंडीशन तो हमने बनाई, T इक्वल्स टू T/4। तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि करंट जो यहाँ पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बना, यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ बना वो क्या करने लग गया मैक्सिमम करंट के बाद में, कि अब हाँ इसमें मैक्सिमम, इसमें सारी की सारी कैपेसिटर की जो एनर्जी थी वो मैग्नेटिक एनर्जी में बदल गई। तो अब ये क्या करेगा कि इस मैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करेगा कैपेसिटर की तरफ, क्योंकि जिस कारण से इसमें ईएमएफ बना उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो करंट इस तरह डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगी और ये दोबारा कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा। तो जब कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा तो धीरे धीरे सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपेसिटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी चार्ज, और इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं T इक्वल्स टू T/2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि अब दोबारा क्या प्रोसेस होने लग जाएगा, अब की बार करंट अब पॉजिटिव से दोबारा इस तरफ जाने लग जाएगी और दोबारा इसको चार्ज करेगी, और ये दोबारा चार्ज होने के बाद दोबारा डिस्चार्ज होगा, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, और इसी को तो ऑसिलेशन बोलते हैं, इसी को तो ऑसिलेशन बोलते हैं कि आपका जब स्विंग होता है, आपका कोई झूला स्विंग होता है तो जाता है फिर वापस आता है, फिर जाता है फिर वापस आता है, यही तो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन बोल रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आया, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन के बाद हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाया, यहाँ पे हमने एक इंडक्टर लगाया, और यहाँ से जो है करंट फ्लो हो रही है, ये है चार्जेस जो है फ्लो करा रहा है, और चार्जेस फ्लो के कारण चार्जेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं। यहाँ तक हमने सीखा। अब हम बात करें इसका कि इनिशियल चार्ज हमने मान लिया Q0 है। ठीक है, और तब चार्जेस जा रहे हैं किसी कैपेसिटर में से, तभी तो करंट फ्लो हो रही है। तो जब चार्जेस डिक्रीज हो रहे हैं, जब चार्जेस इसमें से डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो रही है, करंट इंक्रीज हो रही है। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा H इक्वल्स टू माइनस डेल्टा Q अपॉन dt, क्योंकि चार्जेस डिक्रीज हो रहे हैं तो करंट क्या हो रही है, इंक्रीज, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। अच्छा, यहाँ तक हमने बात जानी कि स्टार्टिंग में Q0 चार्जेस थे और करंट जो बनी, क्योंकि चार्जेस के फ्लो होने की रेट को ही क्या बोल रहे हैं, करंट, तो वो बन गई माइनस डेल्टा डी अपॉन dt। यहाँ तक हमने बात जानी। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ बना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको पता है कि इन इंडक्टर की जो बनेगा इंड्यूस ईएमएफ, वो आप सभी को पता है क्या बनता है, माइनस डेल्टा डी अपॉन dt, यही बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल लगा दें, तो किरचॉफ का वोल्टेज रूल क्या कहता है। इसी के साथ एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा सी के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, Q अपॉन C, यही आ जाएगी। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, यहाँ पे V जो बना वो बना Q अपॉन C। अच्छा स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं किरचॉफ का वोल्टेज रूल क्या कहता है कि इन दोनों का सम क्या होता है, किसी भी आपका पोटेंशियल रूल जब हम देखते हैं किरचॉफ का, तो क्या कहता है, टोटल जो वोल्टेज होती है उसका सम क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो माइनस L di अपॉन dt, ये तो हो गया इसके कारण वोल्टेज, और इसके कारण वोल्टेज कितनी हो गई, Q अपॉन C, और दोनों का सम क्या हो गया स्टूडेंट्स, जीरो। तो यहाँ से आपके पास निकल के आया Q अपॉन C इक्वल्स टू L di अपॉन dt। आपके पास di अपॉन dt की वैल्यू नहीं पता, यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे हमें di अपॉन dt की वैल्यू नहीं पता, तो वो वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए एक बार, अब इसको यहाँ तक ही रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम di अपॉन dt की वैल्यू निकालते हैं, तो di अपॉन dt की वैल्यू हम यहाँ से बहुत इजीली निकाल सकते हैं।
यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dt, तो ये हमारे पास निकल के आएगी माइनस डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, यही निकल के आएगी मेरे पास। इसको डिफरेंशिएट करूंगा आई को, तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं। तो माइनस डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी इजिकल्स टू 0, यही निकल के आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, माइनस एल। अच्छा, यहाँ पे जब हमने ये डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू भी नेगेटिव आई है, तो ये नेगेटिव इस वाली नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि इस पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्यू अपॉन एल सी इजिकल्स टू 0। यस स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है यहाँ पे ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या आती है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ डी स्क्वायर अपॉन क्यू डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू क्यू इजिकल्स टू 0। बेटा ये जो आपकी इक्वेशन आई है ना, इस टाइप की इक्वेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जब हमने ऑसिलेशन पढ़ा था। तो इस तरीके की कंडीशन हम तब भी पढ़ चुके हैं कि कंडीशन निकल के आती है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएट इक्वेशन। अब सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएट इक्वेशन मैथ वाले स्टूडेंट्स तो सीखेंगे इसको सॉल्व करना, ठीक है, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स इसको बस डायरेक्टली इसका आंसर याद करें। हालांकि बहुत इजीली है इसका आंसर निकालना, मैं आपको जो 11th क्लास पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन अभी आप इसका डायरेक्टली आंसर याद करें। यहाँ पे किसका आंसर क्या होता है, यहाँ पे जब सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएट इक्वेशन है तो यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ से जो क्यू की वैल्यू आपके पास निकल के आती है ना स्टूडेंट, जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर होता है वो इस तरह से आता है, क्यू इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस बी साइन ओमेगा नॉट टी। बेटा इस तरह से ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है, और यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं टी की वैल्यू रखते हुए, और यहाँ पे से ए और बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं तो हमें क्यू की वैल्यू निकलती है। तो बेटा मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट्स मुझसे डायरेक्ट लर्न कर रहे हैं, कुछ ज्यादा काम नहीं है, मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उसका सॉल्यूशन अभी सीख लेंगे मैथ्स में। तो यहाँ पे जब हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू हमारे पास निकल के आएगा स्टूडेंट्स, जो क्यू हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। तो बेटा ये हमारे पास क्या निकल के आएगी स्टूडेंट्स, क्यू की वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से हम आई करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट हमें पता है क्या, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डी टी। तो माइनस, तो अब आप जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा क्या, ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। तो ये आपके पास निकल के आ गई किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू। तो ये तो आपके पास निकल के आ गया किसकी, चार्ज की वैल्यू, और ये आपके पास निकल के आ गई करंट की वैल्यू। ये बेटा इसका मैथमेटिकल एनालिसिस हो गया, ठीक है, कि जब चार्ज घट रहा है तो करंट क्या हो रही है स्टूडेंट्स, बढ़ रही है। ये ग्राफ यही बता रहा है कि जब चार्ज घट रहा है तो करंट क्या हो रही है स्टूडेंट्स, बढ़ रही है। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये इसका हो गया मैथमेटिकल एनालिसिस, जब आपने क्यू और आई की वैल्यू निकाली कि वो किस तरह से वेरी कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसी में आगे इसका मैकेनिकल एनालॉजी पढ़ते हैं। मैकेनिकल एनालॉजी क्या होता है, मैकेनिकल एनालॉजी होता है कि जब हम इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं मैकेनिक्स से, तो मैकेनिक्स में हमने जाना था कि जब एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पे जो आपकी इक्वेशन निकल के आती है, जब भी एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है किसकी, ऑसिलेशन की। तो हमने देखा यहाँ पे जो एक्स होता है, यहाँ पे जब हम दोनों इक्वेशंस को कोरिलेट करें आपस में साथ में, तो यहाँ पे एक्स किसके इक्वल दिख रहा है हमें, क्यू के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो एज ए क्यू होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे यदि हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दें तो वो हमें क्या, जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हम और चीजों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हम ओमेगा नॉट को कंपेयर करते हैं। तो ओमेगा नॉट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ओमेगा नॉट जो है वो क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। और यहाँ पे जब हम देखते हैं, जब इस वाली इक्वेशन में हम देखते हैं तो ओमेगा नॉट जो निकल के आता है, हम 11th क्लास में बेटा इसको स्टडी करके आए हैं, तो यहाँ से ओमेगा नॉट की जो वैल्यू निकल के आती थी वो आपकी निकल के आती थी 1 ओमेगा नॉट। यहाँ पे जो आपका निकल के आता था वो आता था के अपॉन एम, के अपॉन एम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम देखें तो ये जो एल होता है दैट इज बिहेव एज ए
आपका इंडक्टर, यहाँ पे जो एम होता है वो बिहेव करता है आपका इंडक्टर की तरह, ठीक है। और जो यहाँ पे कैपेसिटर जो बिहेव करता है, कैपेसिटर जो होता है वो बिहेव करता है आपका 1/c। यहाँ पे हम बोलते हैं के जो होता है वो इक्वल होता है 1/c के। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है 1/c वो किसके इक्वल होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये हम इसको बस एनालॉजी मींस यही होता है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इससे कि वाली चीज इसके किस वैल्यू के इक्वल होती है। तो बात समझ में आई। तो यहाँ से हमने देखा कि एल जो होता है वो एम के एनालॉजी होता है, और जो यहाँ पे जो सी है 1/c वो किसके एनालॉजी है बेटा, के एनालॉजी है। तो यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आई होगी कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो यहाँ पे बना जो इंडक्टेंस बना वो बना -L/di/dt। यस स्टूडेंट्स, -L/di/dt। अच्छा, हमने m l से कंपेयर क्यों किया, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो -L/di/dt बना आपका ये जो फोर्स बना। और जब हम इसकी कंडीशन की फोर्स की बात करते हैं, इस वाली इक्वेशन के साथ फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे फोर्स जो बनेगा वो जो स्टूडेंट्स आपका फोर्स बनता है वो आपका बनता है m × d²x/dt², ये आपका फोर्स बनता है। तो जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो ये जो di/dt है इसको हम लिख सकते हैं d²q/dt²। तो यहाँ से हमने देखा कि यदि जब हम दोनों इक्वेशन को इक्वल कर रहे हैं तो यहाँ से पता चल रहा है L जो है वो किसके सिमिलर है, वो m के सिमिलर है। तो यहाँ से हमें पता चला L m के सिमिलर है और जो k है वो 1/c के सिमिलर है। तो बेटा इस तरह से मैकेनिकल एनालॉजी दी जाती है कि कौन सी चीज इससे कंपेयर करने पर किसके इक्वल है। तो ये टॉपिक में बस इतना ही हम पढ़ते हैं। एलसी ऑसिलेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के रूप में क्या होती रहती है स्टूडेंट्स, चेंज होती रहती है। तो जब कैपेसिटर जब हम इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, जिसके कारण क्या होता है, चार्जेस का ऑसिलेशन होता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। बात आप सभी को समझ में आई कि एलसी ऑसिलेशन क्या क्या वर्क किया, ठीक है स्टूडेंट। तो एलसी ऑसिलेशन में बस इतना ही हमने जाना। फिर इसके बाद हमने मैथमेटिकल एनालिसिस किया कि क्यू की जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, करंट की जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है। और इसके बाद हमने लास्ट स्टेप में इसको कंपेयर किया, किससे, हमने कंपेयर किया मैकेनिकल ऑसिलेशन से। तो मैकेनिकल ऑसिलेशन से कंपेयर करने के बाद हमने बोला कि ये इसके इक्वल आती है। एम जो होता है वो आपके एल के एपोलॉजी आता है, और जो के होता है वो आपके 1/c के एनालॉजी आता है, ठीक है। मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल आता है, सिमिलर है, इसके जैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।